अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ है नादिल। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। नया हफ्ता भी तो शुरू हुआ है, अल्लाह करे अच्छा गुजरे, आपका बखैर गुजरे। आज 27 सफ़र भी है। वैसे इस्लाम के लिहाज से, आपको इस्लामी महीनों के लिहाज से भी बता दें, उसके साथ साथ गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ दूर हैं। हम उनको उड़ीक रहे हैं कि वो आ जाए, लेकिन अभी तक सामने नहीं है। और कल फिर हब्स की एक पूरी वो बता दिया मौसम ने कि मैं नहीं तब्दील हुआ। मेरे आने से पहले नहीं बता दिया था? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूं मौसम ने हमें बता दिया कि खुश मत हो। मैंने दोबारा बता दिया। नहीं नहीं नहीं। तो कल वैसे एक नई एपिसोड थी, मुझे ऐसा लगा गर्मियों की बादल थे, लेकिन उसके साथ साथ हब्स का एक नया सिलसिला था जो कि मुझे लगा कि खत्म हो गया। लेकिन कल एक्चुअली मौसम ने नहीं बताया, कल लाहौर ने बताया कि आप लाहौर में हैं, लिहाजा हब्स महसूस करें। अभी तक सर्दियों का कोई सीन नहीं है जी। अल्लाह करे ये जो ट्रांजिशन है ये खूबी से बखूबी मुकम्मल हो। वैसे आज भी पेश गोई मौजूद है कि कुछ नए बादल, कुछ नई बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो अल्लाह करे सब खैर से हो। लेकिन एक खैर हमें जो चाहिए वो क्रिकेट में चाहिए और वो पिंडी में चाहिए, क्योंकि हम खेल रहे हैं, हम दुनिया की बेहतरीन बांग्लादेश टीम के खिलाफ दूसरा टेस्ट बचाने में बिजी हैं, इस वक्त खेल रहे हैं। तो क्या आपको इमरान, जो मैच था, आप मतलब आगाज में देखें और उसके बाद जो तीसरे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ है तब तक देखें, क्या था मैच? मरहला था एक, मैच नहीं था। मैच तो दो कंपैरेटर्स के बीच में होता है, एक मरहला है जिससे हम दूर करने की कोशिश करें, और ये वो आजमाइश का मरहला है जिससे हम आगे निकल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल 9 रन पे 2 विकेटें और गंवा दी। इस पूरे मैच के अंदर या पूरे इस सेशन के अंदर, जो इस मरहले के अंदर कहना चाहिए, जो अच्छी एक खुशगवार झोंके की सी खबर थी वो खुरम की 6 विकेटें थी जो उन्होंने हासिल की एक नए प्लेयर के तौर पे। आई बिलीव ही बिलोंग्स टू फैसलाबाद, आई थिंक। वहाँ से पहले भी कुछ अच्छे फास्ट बॉलर आ चुके हैं। तो इस वक्त जनाब 9 रन पे 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट है। कल 3.4 ओवर्स का खेल हुआ था, पाकिस्तान को 21 रन की लीड मिली थी। 9 मिला लें तो माशाल्लाह अब हम 30 रन की लीड के साथ 2 विकेटें गंवा बैठे हैं, जिसमें हमारे एक टॉप बैटर भी शामिल हैं। लेकिन द गुड पार्ट इसके हमारी पूरी बैटिंग लाइन मौजूद है। अगर लड़खड़ाती नहीं है आज तो कुछ बेहतर रिजल्ट हो सकता है, वरना हालात मुश्किल है, क्योंकि आज चौथा दिन है। लेट्स सी, हमें कुछ भी उम्मीद नहीं है कि इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बना बनाया खेल भी खराब हो सकता है। तो जो पिंडी स्टेडियम में जनाब चौथे दिन के खेल का आगाज होना है अब से कुछ ही देर बाद। वैसे इस सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, बांग्लादेश को हासिल है, बांग्लादेश को हासिल है। ठीक है जनाब, सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मैच जो है वो जारी है। हमें पहले तो उम्मीद थी पहले मैच के अंदर के कहीं फॉलो ऑन करवाएंगे, हम बड़े कंफर्टेबली जीतेंगे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ये पाकिस्तान टीम खेल रही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। खैर जी, अब आगे बढ़ जाएं, इससे आगे बढ़ जाएं, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, आगे जाके कोशिश करेंगे और भी क्रिकेट को डिस्कस करें, और जब खेल शुरू हो तब भी आपको बताएं। फिलहाल खेल शुरू नहीं हुआ है बिकॉज इट्स टू अर्ली, थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है? तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पे एस्टैब्लिशमेंट को दावत दे रही है, फौज को दावत दे रही है, आई मस्ट से, कि हमसे आप मुज़ाकरात करें। इसका क्या नतीजा है, और फिर ये नून लीग जो है उसके लिए इन मुज़ाकरात की क्या अहमियत है अगर ये होते हैं, इस सब पे बात करेंगे आज की बड़ी खबर। जनाब, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इमरान ने बताया कि क्या क्या अपडेट चल रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी लाहौर में बैठक हुई है, और इजलास से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों से, इदारों से मिलकर बैठकर फैसले करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों के दरमियान मिल बैठ कर फैसला करने की ज़रूरत है। और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया कि क्या PTI से मुज़ाकरात होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? चकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू टीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क़यादत वज़ीर आज़म करें। मैं चाहता हूँ नेशनल इश्यूज़ पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हाँ, हम अपोजिशन में थे, एग्जाइल में थे, और हमने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से हमने बात की थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हमने किए थे। अब इस वक्त जो कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही शुड टेक डिसीजंस एंड ही शुड मूव फॉरवर्ड।
सही है जी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए और ना ही ख्वाहिश की है, ना कोई ऑफर है और ना ही कोई फेवर मांगी है। जबकि जो तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में बातचीत की अशद ज़रूरत है। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत की अशद ज़रूरत है, किसको ये नहीं बताया उन्होंने, पीटीआई को या फौज को। खैर इस पे भी हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना दर्शन करने पहुंचे, उनके घर पे उन्होंने मुलाकात की। क्या इस वक्त हुकूमत और मौलाना के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है, मोहब्बतें बढ़ने लगी हैं, या दूरियां कम होने लगी हैं, ये भी कह सकते हैं, या पीटीआई मौलाना को अपने कंटेनर पर सवार करने में कामयाब होती नज़र आती है? ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। बड़ा अच्छा मंजरनामा है और इस पर तजिया भी बड़ा ही खूब हो सकता है। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार से और शहर क्या करें जी ग्रीन सिटी से, जहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा रहता है, उनसे हम बात करते हैं। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। आज भी आप हमें मौसम की अपडेट दें पहले, कैसा है आपके शहर का मौसम? गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। अब मौसम पाकिस्तान का मौसम जो भी हो, इस्लामाबाद के तो सियासी मौसम पे तबसरे होते हैं और सियासी मौसम के साथ जो दूसरा नेचुरल मौसम है वो आजकल एक जैसे ही है, एक जैसे क्योंकि कल गर्मी थी। हाँ। कल इस्लामाबाद में गर्मी थी, आज का फोरकास्ट है कि शाम में फिर बारिश होगी और 3-4 दिन बारिशें रहेंगी। ये हफ्ता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए इस्लामाबाद में भी बड़ा है। मैं आपने जो बातें की मैं बड़ा कीनली सुन रहा था, क्योंकि इस हफ्ते कुछ आइन में तरमीम की जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इसी हफ्ते हो जाए, और वो प्राइमरीली जो एक तस्वर किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या दीगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत से है, अब मुझे लग रहा है कि प्रिसाइज होकर वो जजेस की तादाद बढ़ाने पे आ गई है। यानी जो तरमीमी बिल आएगा, करीने क्या यही है, आएगा तो पता चलेगा, लेकिन करीने क्या यही है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और बुध या जुमेरात को मैक्सिमम जो है वो ये आइन में तरमीमी बिल पास हो जाएगा। गवर्नमेंट इसको बड़ी कामयाबी समझ रही है। सही है। अच्छा शौकत पराचा साहब, ये जो मुज़ाकरात वाली बात चल रही है, जिस तरह से पार्टी की जो बैठक थी उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सबसे बैठकर बात करनी चाहिए, क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत ये जो सियासी तनाव इसे कम करने में वाकई संजीदा है? लेकिन ये पहली बार नहीं है कि नून लीग ने मुज़ाकरात की बात की हो, जब या जो इस वक्त का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, इन्होंने पहली बार ये बात नहीं की। इवन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उस वक्त उन्होंने मीसाक की मईशत की बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपोजिशन में रहते हुए कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। पीटीआई अभी असद कैसर साहब की आपने बात की कि हुकूमत से बात नहीं करेंगे, अचकज़ई के जरिए, महमूद खान अचकज़ई साहब के जरिए तो वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। पीटीआई के खुद बानी चेयरमैन खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को इजाजत दी कि हाँ आप नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात कर सकते हैं, और एक आध बार बात हो भी चुकी है। ज्यादा कितनी बार हुई है मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि एक आध बार हो चुकी है बात। तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के चक्कर से अगर आपका दिल है बात करने का तो बात करें। मुज़ाकरात तो कहीं ना कहीं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनका आउटकम या आप कहें कि नतीजा क्या निकल रहा है, इस वक्त तो सूरत हाल वो नहीं है कि कोई ऑप्टिमिस्टिक बात की जा सके, क्योंकि एक तरफ 9 मई के केसेस पड़े हैं और रोजाना बात होती है कि 9 मई के केसेस में लोगों को सजाएं दी जाएं। वो जो 102, 103 लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है, वो अपनी जगह पे है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की केस में स्टे या तो वेकेट कर दें या फिर उसी बेंच का फैसला बरकरार रखें। तो चीजें किसी पाइपलाइन में हैं, लेकिन पता नहीं वो डेड टनल की तरफ जा रही हैं या किसी अच्छे रिजल्ट की तरफ जा रही हैं। अच्छा, अभी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इस तरफ दोबारा भी आऊंगा, लेकिन मौलाना का फिलहाल रोल इतना अहम हो गया ना, वैसे हर दौर में ही
मुझे भी खबरें पढ़ते और ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करते कोई 14, 15, 16 साल तो हो गए हैं। मौलाना बड़े आम रहे हैं हमेशा, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब भी दोबारा से मौलाना का जो घर है वो मरकज़ निगाह है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, लेकिन मौलाना बड़ा हार्ड स्टैंड ले बैठे हैं पराजा साहब इंतखाबात को लेकर। और इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, दे वर लाइक वेरी हार्ड लाइन दैट ही हैज टेकन। उसके बाद अब मौलाना क्या किसी मंतक का शिकार होते आपको नजर आते हैं, या जो स्टैंड वो ले बैठे हैं वो उनके लिए बेहतर है? व्हाट इज बेटर फॉर मौलाना पॉलिटिक्स, और वो करेंगे क्या आपके ख्याल में? देखें, एक बात तो यह है कि मौलाना साहब की पॉलिटिक्स को किसी एक सेनेट की सीट या 2 सेनेट की सीट से नहीं जोड़ना चाहिए। मौलाना साहब हमेशा बड़ी तरजीहात पे पॉलिटिक्स करते हैं, और आपने दुरुस्त कहा कि वो सेंटर स्टेज पे हैं, क्योंकि हर कोई अब उनके दर पर हाजिरी देने जा रहा है। एक चीज मौलाना साहब ने क्लियर कर दी थी, जो आपने पीटीआई के कंटेनर की बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इत्तेहाद बनाकर आगे बढ़ने का तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा, हम अलहदा जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो वो तो एक क्लियर सिग्नल था कि अभी तक पीटीआई की तरफ मायल होने का या उनके साथ चलने का मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं या ज़हन नहीं बना। दूसरी तरफ जो ये इत्तेहाद का नाखुशगवार तजर्बा तो मौलाना पीडीएम के हवाले से भी कह चुके हैं, पीडीएम के सरबराह थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारा तजर्बा ठीक नहीं रहा पहले, तो पीटीआई के साथ भी नहीं रहा, सोलो फ्लाइट लेंगे फिर। वो बहुत बार जो है वो मौलाना साहब बहुत सारे इत्तेहादों में रह चुके हैं। 90s में भी वो किसी न किसी तौर पर अपोजिशन बेंचेस पे थे। फिर आप देख लें ना कि इस सदी के शुरू में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी काफ लीग के जरिए, उस वक्त वो बाकायदा अपोजिशन लीडर हुआ करते थे। एमएमए बजाते खुद एक इत्तेहाद था, मुत्तहिदा मजलिस अमल एमएमए, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थी, नून लीग भी अपोजिशन में थी, लेकिन अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। तो उनका तजर्बा वसी है, और इसी तरह जो सियासत पर उनकी नजर है वो भी बड़ी वसी है। तो शौकत पराजा साहब क्या फिर वो ये जो अभी एक सेकंड देखे ना, सदर ममलिकत गए असफ अली जरदारी साहब, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गए। ये मुलाकातें जो होती हैं, ये या हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का जाना, ये बगैर ग्राउंड वर्क के नहीं हुआ करता। इसलिए अभी मैं और कोई बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। ग्राउंड वर्क जो है वो ऑलमोस्ट इनका हो चुका है। अनाउंसमेंट कब आनी है, क्या बहुत बड़ा ब्लॉक है उसमें, वो मुझे नहीं इल्म, लेकिन किसी दिन आप देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि ऐवान सदर के बड़े हॉल की छत के नीचे की कमकमों के नीचे कहते होंगे, डिनर हो रहा होगा और सब बैठे होंगे। सही है, यानी हुकूमत मुखालिफ जो उनका बयानिया था मौलाना का, वो उससे यू टर्न ले लेंगे, आपको लग रहा है इन फ्यूचर? मैं यू टर्न या राइट टर्न या अबाउट टर्न की बात से हट के बात कर रहा हूँ कि जो सदर ममलिकत गए, खास तौर पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने सूरत हाल रखी जो मुल्क की है, कि आए मिल के हम इन मसाइल को हल करें। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, लिहाजा जब आप बैठ कर बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई राह निकलती है। और यही मसला रहा है कि पीटीआई और पीडीएम थी या पीटीआई और अब नून लीग है, कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन ये तो फिर तहरीक इंसाफ की निकलता है, ये तो तहरीक इंसाफ की सियासी बसीरत पे एक बार फिर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देगा। जो सूरत हाल आप बता रहे हैं ना, ये तो बड़ी मुश्किल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने, जो कुछ नजरियाती भी तो होंगे ना तहरीक इंसाफ में, सारे ऐसे थोड़े होंगे जो खबरें पढ़ के खान साहब के पीछे चल पड़ते हैं, तो ये उनके लिए फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा सियासी बसीरत पे अपनी लीडरशिप की, कि कल आपने ट्रोलिंग करवाई मौलाना साहब के खिलाफ, फिर आपने हमें उनको दोनों बाजुओं से गले लगाने का कहा और हमने गले लगाया, फिर आपने नमाज पढ़वाई हमें उनके पीछे और आप फिर मौलाना उधर चले गए हैं, तो ये तहरीक इंसाफ का कारकुन क्या सोचेगा इस सारी सूरत हाल पे? इस पे कई लगाया जा सकता है। मौलाना साहब खुद भी फरमा रहे थे कि 12 साल से पीटीआई के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है, और इधर से जो बात होती थी खान साहब के खिलाफ, तो मौलाना साहब ने कहा कि वो एक सियासी बयान था। मैं अच्छे अल्फाज नहीं है इसलिए उनको दोहराता नहीं हूँ। और जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मौलाना साहब के लिए आते रहे, उस पे तो आपको याद होगा असद कैसर साहब ने
एक दिन टेलीफोन करके उस पे माजरत भी की थी। जी, जी, अगर जी। अच्छा माहौल बन रहा है, कम से कम ये जो अलकाबात हैं गलत किस्म के एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने से इज्तनाब करने का आगाज हुआ है, तो मेरा ख्याल है हमें भी जरा वेलकम करना चाहिए कि डिसेंसी और सैनिटी जो कहते हैं ना शुड प्रिवेल। कम से कम ये जो अल्फाज हैं या नेम कॉलिंग है, इससे तो सियासत में एहतराम हमेशा मतलब रहा है। आप ये कह रहे और अब हैं अगर कि आगाज तहरीक में इंसाफ का अगर कारकुन अच्छी बात- दोबारा पुरानी ट्वीट्स को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दे, जो इस फेज से पहले वाली थी, दोबारा से कॉपी करे, दोबारा से पेस्ट करे। असल में जो मिड लेवल का कॉन्सेप्ट है ना पीटीआई में, अनफॉर्चुनेटली वो क्यादत का नहीं है। खान साहब जो बात करते हैं फॉलो अप, जो चाहे आप जिनको नजरियाती कह रहे हैं या जो हार्ड लाइनर हैं या जो सांच हैं, वो खान साहब जो बात करेंगे वो उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, इमरान खान कल कह दें कि हमने मौलाना अब्दुल रहमान साहब के बारे में वो पुरानी रविश पे जाना है, तो वो कारकुन किसी का इनकार नहीं करेगा। अगर इमरान खान कहें कि नहीं एनफ इज एनफ, अब हम हमेशा पॉलिटिक्स में एहतराम से बात किया करेंगे, हम डिसेंसी लेके आएंगे, हम फरोग देंगे बर्दाश्त को, तो कारकुन वही करेंगे। ये चीज एस्टेब्लिश्ड है और इसमें ये मिड लेवल वाले ये तो अपनी जगह खुद ढूंढा करते हैं। सही है। और जिन कहकों का आप बल्कि कुमकुमों के नीचे जिक्र कर रहे हैं, अगर ये सूरत हाल बन जाती है पराजा साहब, तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए हालात कैसे होंगे, जरा मुझे ये भी बताइएगा। मुश्किल हो जाएंगे बहुत ज्यादा या कुछ तब्दीली आएगी जो अभी हालात चल रहे हैं उनसे? अभी कौन सी आसानी है? हाँ, वो कहते थे हमारी रेड लाइन है इमरान खान, तो इमरान खान तो 5 अगस्त 2023 से अब सितंबर आ गया, वो मसलसल जेल में है। उस रेड लाइन को बचाने के लिए पीटीआई ने क्या कर दिया? उनके बंदे जो हैं वो कुछ रूपोश हैं, 2-4, बाकी जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अब हम नहीं कह रहे, पहले तो मीडिया कोई ऐसी बात करता था तो कहा जाता था कि मीडिया पीटीआई का मुखालिफ है। अब तो पिछले हफ्ते खान साहब ने खुद कहा मीडिया से बातचीत करते हुए जेल के अंदर कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म ही नहीं हो रहे। आपके अपने खुद जो लीडर हैं जिनके पीछे सारे चलते हैं, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे। मसलन किसी को काबीना से निकाला जा रहा है, पता नहीं किस मीडिया की मुखालफत की पराजा साहब बात। 80% मीडिया वाले तो खान साहब ने यूट्यूबर बना दिए हैं उनके चक्कर में। तो पता नहीं कौन सा मीडिया है जिसके बारे में कहते हैं उनके खिलाफ है। 80% उन्हीं के साथ है, उन्हीं की बात करते हैं। He must realize it। खैर क्विकली जरा मेरे पास टाइम चूंकि कम है, आपकी इजाजत से जरा एक बड़ा अहम मसला ये बिजली की, आज बिजली के हवाले से शहबाज राना साहब की एक हमारी एक्सप्रेस की लीड है कि 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की जो समरी है, ये जो प्लान है, समरी तो नहीं कहना चाहिए, प्लान है, ये हुकूमत ने दिया है IMF को, और KPK ने इसका हिस्सा बनने से इनकार किया है। एक तो ये कि किस हद तक आपको डुएबल नजर आता है, क्या हुकूमत IMF के साथ इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त अवामी मफाद से है, ये करवा पाएगी या महज मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक बात है, एक आइडिया है? आपको किस हद तक ये होता नजर आता है? और KPK हुकूमत चूंकि साथ नहीं है, तो KPK के रोल को आप कैसे देखेंगे इसमें? मुसलसल एक एफर्ट हो रही थी कि किसी तरह से रिलीफ दिया जाए, और ये जुमा की शाम थी शायद, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो एक कमेटी या कह लें कुछ उनके लोग कुछ इनको लोग, इनकी जूम पे बाकायदा मीटिंग भी हुई थी। और ये हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं, बिल्कुल। और जिस दिन ये मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत ने, जो रेलेवेंट लोग हैं, उन्होंने टेलीफोन पे, जूम पे या स्काइप पे मीटिंग भी की। अच्छा। तो ये जो एक प्लान बन रहा है, ये मैं आपको कंफर्म ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में डिस्कशन हुई, क्योंकि जब 14 रुपए फी यूनिट मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया, तो पीपल्स पार्टी, आपको मालूम है, बड़े इत्तेजात है, बेवकूफ़ी का ऐलान कहा गया, फिर इधर से भी जवाब आते रहे, तो उस सारे तनाजुर में ये इनका जुमे वाले दिन आई बिलीव इनका इंटरेक्शन हुआ, और उसमें यही चीजें डिस्कस की गई कि किस तरह से रिलीफ दिया जाए। देखिए ना, IMF के साथ जब आप पार्टनर हैं तो आप पार्टनर को एक प्रपोजल दे सकते हैं। IMF बार बार मैं कहता हूं कि IMF
अवाम को रिलीफ देने का मुखालिफ नहीं है। Okay. IMF सिर्फ ये कहता है कि ये जो आप 6 रुपए पर यूनिट खर्चा बचाएंगे, ये किधर से आप अपने हिसाब किताब में एडजस्ट करेंगे। अगर तो गवर्नमेंट के पास इसका जवाब है तो फिर तो बिस्मिल्लाह। गवर्नमेंट के पास है, जैसे ये गवर्नमेंट के पास है जवाब है। हाँ, मैं बताता हूँ। ये जो राइट साइजिंग एक्सरसाइज हो रही है कि 8 वजारतें और डिवीजन खत्म हो रहे हैं, हाँ। ये इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है। या इस तरह की बचत तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते रहते थे इलेक्शन के दिनों में कि हम ये वजारतें इतनी खत्म करके तो हमें 300 अरब रुपए बचे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। एक और इसमें आर्ग्यूमेंट ये रह गया, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे कि बिलावल ही अब ये कह रहे हैं कि अर्जी रिलीफ है। स्टेटमेंट्स उनकी कुछ खास इस हद में नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत की नीयत ये है कि आवाम को रिलीफ देना है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगरचे कि अब जो पीक मंथ्स हैं गर्मी के या बिलों के वो गुजर चुके हैं, अब आगे तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो फ़ायदा होना, लोगों को कुछ ना कुछ उनकी परचेजिंग पावर बेहतर हो। शौकत पराजा साहब हालात हाजरा के ऊपर अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। इसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे, आपके लिए आगे बहुत कुछ है। वेलकम बैक। अब कुछ मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में काफ़ी मकबूल है ये खेल हो रहा है, बिकॉज इसमें एडवेंचर भी इन्वॉल्व है, करेज भी इन्वॉल्व है, थोड़ी थकान भी इन्वॉल्व है और फिर लुत्फ इन्वॉल्व भी अल्टीमेटली व्हेन यू मेक इट टू द टारगेट दैट यू एक्चुअली एम फॉर। पाकिस्तान में खवातीन भी अब ये कर रही हैं, हम ऑफ एंड ऑन आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ 2 सिबलिंग्स मौजूद हैं, उन्होंने इसी हवाले से हब के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दी है, ऐसी धूम मचाई है, एक ऐसे रेसिंग ट्रैक के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाई है कि भाई अब उनका तस्करा हो रहा है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब उस पर तस्करा होता है तो वी फील लाइक हैविंग पीपल ऑन आ प्लेटफॉर्म। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। 7.1 किलोमीटर्स का, इनफैक्ट 1.7 किलोमीटर्स का एक ट्रैक था जिसके अंदर इन दोनों ने परफॉर्म किया है। मोर देन 62 पीपल हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्टेस्ट। और ये कैसा था, इसमें टाइटल नाम किया अपने फातिमा बिनते अजहर, और उनके साथ तलहा जो उनके भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हम सिग्निफिकेंटली जानते हैं क्योंकि अभी टेक्निकली कुछ चीज़ें हमें, कुछ टर्म्स के बारे में हमें वो कहते हैं मीडिया को भी नहीं पता, गलत लिखते हैं, तो इनसे एक तो ये पूछते हैं कि ये क्या है, नंबर 1, नंबर 2 इनकी कामयाबी कैसे मुमकिन हुई, ये सारे सवालात करते हैं। सो वी हैव बोथ ऑफ देम विद अस एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू वेरी मच तलहा एंड फातिमा। अब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। आप ज़्यादा सीनियर हैं इस गेम के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, या फातिमा ज़्यादा सीनियर है? मेरा टाइम ज़्यादा गुजरता है इसके अंदर और इट्स लाइक माय जॉब नाउ। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो फातिमा, तलहा तो ऑलरेडी कर ही रहे थे, आलमी सतह पे भी कर चुके हैं, नाम पाकिस्तान का भी रोशन। आप बताइए, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप ये रैली थी या व्हाट यू कॉल इट, हमारे पास तो ये कि मोटर कार, जो हब मोटर कार रैली थी, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया और 1.7 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें आपने जीती हैं, 62 ड्राइवर्स थे। कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे आई आप इस तरफ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये था हब रैली ऑटोक्रॉस था जो कराची में हुआ था। मैंने इससे पहले असल में लाहौर में 2 इवेंट्स के ऊपर 2 ऑटोक्रॉस के अंदर ही पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद में मतलब उधर अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो फिर ये डिसाइड किया कि कराची भी चले जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हमें तलहा आप एक्सप्लेन करें, आप इस इवेंट को आप एक्चुअली क्या नाम दे सकते हैं, और बेसिकली व्हाट डू यू कॉल एक्चुअली अ मोटर स्पोर्ट्स? इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं जिसे आप मोटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं? मोटर स्पोर्ट्स देखें, मोटर स्पोर्ट्स एनीथिंग विद अ मोटर इंजन, अ मोटर इनसाइड अ व्हीकल, तो उसकी जितनी भी स्पोर्ट्स है वो मोटर स्पोर्ट्स बन जाती है। उसमें रैली भी आ जाती है, ऑटोक्रॉस आती है, सर्किट रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, या इस तरह के एक्सट्रीम स्टंट्स वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिंग होती है। ठीक है, जो ये अभी मोटर व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं, अ व्हीकल विद अ मोटर इंजन दैट इज पुशिंग द कार, तो उसकी मतलब कंपटीशन दैट्स मोटर। एंड व्हाट इज ऑटोक्रॉस दैट यू से देयर आर सर्टेन हर्डल्स ऑन अ ट्रैक दैट यू? यस, ऑटोक्रॉस इज इन अ वे हाई स्पीड प्रिसीजन ड्राइविंग। सो दे हैव कोन्स पड़ी होती हैं, बहुत करीब पड़ी होती हैं गाड़ियों के। तो आपने जितना तेज मतलब आपके लिए पॉसिबल हो विदाउट एक्चुअली हिटिंग द कोन इवन स्लाइटली, आपने वो चलानी होती है। यू हैव टू मैन्यूवर इन बिटवीन, क्योंकि एवरी टाइम यू हिट अ कोन यू लूज अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, यू लूज मोर टाइम then you actually gain. So once you hit a cone, आपको उसको 2 सेकंड आपके नहीं आपके 2 सेकंड माइनस हो जाएंगे, whatever time you मतलब you sorry ऐड हो जाएंगे। So what was your best that you have done, फातिमा? क्या था आपका? 1 minute 17 था on this track. 1.7 किलोमीटर्स का ट्रैक जो था, 1 minute and 17 seconds. 17 seconds। और पाकिस्तान में फास्टेस्ट क्या है वैसे? I think इस ट्रैक के ऊपर मतलब
मेरा 103 था, लेकिन जो फास्टेस्ट 58 था, फास्टेस्ट वाज 58 ओनली 58 सेकंड्स। अच्छा, सो कहाँ पे मिस्टेक की जहाँ पे आपने भाई का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सके आप? इसका रिकॉर्ड नहीं मैं अभी ब्रेक कर सकती। ये सोचकर भी नहीं गई थी आपके इसका रिकॉर्ड मैंने भाई का इसके साथ नहीं मैंने कंपटीशन किया था। वैसे टू क्लोज, आई मीन 4 सेकंड्स का फर्क था, राइट? ऑलमोस्ट नहीं नहीं मतलब इसके और मेरे में 17 and 3। ओह अच्छा, काफी 14 इतना तो बनता है। ठीक है, ड्राइविंग स्टाइल चेंज हो जाता है ना। तो बेसिकली इसका ट्रिक क्या है इसको लेकर? आई मीन क्या आप लोग बाकायदा ट्रेन हो इसके लिए, आपने ट्रेन किया है या फिर आप यूजुअली थोड़ा सा हमें बताइए। असल में मैंने शुरू ऐसे किया था, जब लाहौर में हुआ था कंडक्ट, तो वो इसने ही कंडक्ट करवाया था। इसने मुझे मैसेज किया था कि ऑटो क्रॉस हो रहा है तो पार्टिसिपेट कर लो। बस उससे पहले मुझे ऑटो क्रॉस में मैंने किसी चीज़ में भी नहीं किया था। आई एम अ डेंटिस्ट वैसे, लेकिन इसलिए मेरा बिल्कुल भी यहाँ से कोई वो ताल्लुक नहीं था, मतलब आई वाज नॉट इन टू दिस स्पोर्ट। और फिर इसने मुझे कहा था, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर राउंड 1 में किया पहले, फिर राउंड 2 में किया। तो राउंड 2 में आई वन, उसके बाद में फिर वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है कराची में। बीइंग अ डेंटिस्ट एक्यूरेसी तो होती है बाकी थोड़ा सा स्पीड वगैरह आ जाता है। ये तो पॉइंट है। अच्छा था ना, इसमें कार जो है वो कौन सी मतलब यूजुअली जो है वो लाई जाती है इस रेस में, और क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं जो उसमें की जाती हैं? ऑटो क्रॉस का सबसे बड़ा पता है कि एडवांटेज है पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, कि इसमें 2 कैटेगरीज होती है, एक स्टॉक और एक मॉडिफाइड होती है। जो स्टॉक होती है वो आपकी रोज की गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग टू देम। वो कोरोला स्विफ्ट वगैरह आप लेके आ सकती हैं और उसके ऊपर सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के। ठीक है। जो मॉडिफाइड है उसके अंदर फिर आ जाता है, जब आप मॉडिफाइड कैटेगरी में आते हैं तो देन इट्स एन ओपन चैलेंज। ठीक है। तो फिर ये है कि अगर अगला आपका कोई टाइम बीट कर गया तो व्हाट कैन यू पॉसिबली डू टू कवर दैट टाइम, ये वाला गैप है। ठीक है। तो इसकी वजह से बड़ा ज्यादा स्टॉक कैटेगरी बड़ी फेवरेबल होती है लोगों के लिए। तो हमने ये वाली ये जो कॉन्टेस्ट था ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था या इसमें थोड़ी लिवरेज हमने ली थी? क्योंकि हम अक्सर पाकिस्तान में जब ऐसे इवेंट्स करते हैं तो थोड़ा सा उनको लाइट रखते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं, मतलब रैली होती है पाकिस्तान में बहुत सालों से, लेकिन वो भी अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में नज़र तो नहीं आती। लेकिन तो हम टाइम चल रहा है इससे इंटरनेशनली क्या इस गेम का फेम गेम क्या है? आई मीन डू पीपल लाइक इट? इज वेरी फेमस। ऑटो क्रॉस जो है ना वो दुनिया की बहुत मशहूर है। क्या मतलब जिस तरह गो कार्टिंग और ऑटो क्रॉस कहते हैं कि अगर किसी ने भी मोटर स्पोर्ट्स में एंट्री लेनी है ना, इन अ वे के सीखना शुरू करना है, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल्स की तरह हैं। अगर आपको ये करना आ जाए हैंडलिंग मैनूवरिंग, तो आपको गाड़ी संभालनी आ जाती है कहीं ना कहीं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप गाड़ी को। सही। तो फातिमा, व्हाट आर योर प्लान्स आगे? वैसे तो आपने बताया यू आर प्रोफेशनली डेंटिस्ट, बट आगे इस तरह की मजीद रैलीज में, रेसेस में पार्टिसिपेट करने का मूड है? और आगे कोई आ रहा है इवेंट जिसमें आपने पार्टिसिपेट करने का? दिस वाज बेसिकली फॉर फन, तो इंशाल्लाह करूंगी आगे पार्टिसिपेट। चालान जो आपका हो गया पुलिस के, तो आपने आना नहीं है। जिस तरह से ये इनकी देखे ना, ये हम दिखा रहे हैं जिस तरह के टर्न्स ले रही है ये, तो पुलिस तो कहाँ ही। खैर, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है, कानून को फॉलो करना है। ये बताइए कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें? इफ समबडी वांट्स टू लर्न इट, तला वांट्स टू डू इट प्रोफेशनली, कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे? देखिए अगर क्योंकि लड़के हमने देखा हमारे बेचारे लड़कों को, आप भी उन्हीं में से होंगे शुरू में, आई बिलीव कि ट्रैक्स नहीं है, ठीक है, फिर माँ बाप भी मना करते हैं, वसाइल भी नहीं है, गाड़ियाँ भी अफोर्ड नहीं होती, एक दफ़ा लग गई बनाना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट टू डू, आई मीन वेयर टू स्टार्ट? देखिए एक बात तो ये है कि पहली बात मोटर स्पोर्ट्स जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि वो गाड़ी, उसका इंजन, वो सारे कॉस्ट आएंगी उसकी मेंटेनेंस पे भी। लेकिन लेट्स से अगर लाहौर या उसके आसपास किसी रीजन में भी, इन समवेयर एनीवेयर इन पंजाब और फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो इधर लाहौर के अंदर नाउ देयर इज अ प्रॉपर 1.8 किलोमीटर रेस ट्रैक। इधर से कोई 30-40 किलोमीटर्स आउटसाइड फ्रॉम हियर। सो उसका ये सीन है कि उस ट्रैक के ऊपर हम लोगों ने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। हमने ड्रिफ्टिंग और ऑटो क्रॉस के इवेंट्स कराना शुरू कर दिए रेगुलर बेसिस पे। इस साल हम लोगों ने अभी तक 3 करा चुके हैं, और कंपटीशन नहीं करा रहे अभी हम ज़्यादा। ड्रिफ्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को बुलाते हैं और वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू गेट टुगेदर एंड एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें, कि आज एक दूसरे से शेयर करके स्किल और स्टाइल बढ़ा दें। नेक्स्ट टाइम हम जब एक दूसरे के खिलाफ रखेंगे तो सबको एक जैसा स्किल तो आता हो। तो इस चीज को मैं करते हुए 3 साल की डेवलपमेंट अभी हो रही है। इंटरेस्ट है लोगों का, बॉयज का? 2 से शुरू हुए थे, अब हम कोई 60-70 पे हैं। अच्छा, वाओ, 3 इयर्स में। ठीक है। और ऑटो क्रॉस जो है हम लोगों ने मतलब पहली दफा इन हिस्ट्री ऑफ लाहौर एंड एंटायर पंजाब, आई मीन इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर, हमने रमज़ान में कराया था। एंड वी गॉट 75 कार्स फॉर ऑटो क्रॉस एंड दे वर ऑल द वे मॉडिफाइड से लेके स्टॉक, स्विफ्ट, मेहरानी शरानी भी लेके आए थे। अच्छा, वाह।
तो पिंडी से भी लोग आए थे उनका मतलब हाँ, तो उस पे यही था ना कि इस तरह से करके सो गेट इन टच विद द ट्रैक। वैसे तो ये हमारी नेशनल कार है, लेकिन पिंडी की तो इटसेल्फ एक सिंबॉलिक है। अगर जानता तो अच्छा पिंडी में बताइए, इसका जो ट्रैक होता है इसका सरफेस भी डिफरेंट होता है नॉर्मल ट्रैक से, जो आपने कहा कि देखिए ऐसा लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे, और किसी को अगर आप पता चले या ना पता चले, लेकिन ये कि हमारा चूंकि अपना ट्रैक है तो जब हमने बनाया था तो वी स्पेंड सम टाइम ऑन इट, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का सारा वो अपना था। ओके, सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारे पास जब भी कोई फीमेल परफॉर्मर आती है किसी भी चीज के अंदर, एक तो आप प्रोफेशनली डेंटिस्ट हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और साथ आपने ये भी किया, बहुत अच्छे से कर लिया। आप जाहिर बात है इंस्पिरेशनल है आप लोगों के लिए, सिटिंग ऑन नेशनल टीवी। कुछ भी आप कहें अपनी एज फेलोज को या गर्ल्स को, खासतौर पे फातिमा जो डर रही हैं कुछ करने से, क्या कहेंगे? उनका ऐसा हो सकता है तला जैसा भाई हाँ, करो। वो फिर मैं कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप जरूर लें, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, वो बहुत थोड़ी हैं इस स्पोर्ट के अंदर। और मुझे खुद भी पर्सनली काफ़ी सारी लड़कियों का पता है जो कहते हैं कि अच्छा हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं ये कैसा शौक है, तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट इवेंट पे जब आप जाएं तो आप हमें साथ ले जाना। और अभी भी इवन आफ्टर दिस ऑटोक्रॉस अ कपल ऑफ गर्ल्स वर लाइक जब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशंस खुलें तो मुझे बताना, मैं आऊंगी। तो आई वुड से कि गर्ल्स शुड डू इट। भाई कहते थे ना कि भाई अपनी गाड़ियां नहीं ना देते, गाड़ी बड़ी अजीज होती है, गाड़ी नहीं देते। चले, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच योर टाइम। आई बिलीव कि देख के बहुत सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन मिली होगी कि डू इट, आई मीन इट्स फॉर फन, आप करें। और अच्छी बात जो तला ने हमें बताई कि अभी स्टार्ट में कंपटीशन का सीन नहीं है, जो ये लोग जिस ट्रैक पे इनवाइट करते हैं खास तौर पे ड्रिफ्टिंग वगैरह के लिए, आप आए अपनी स्किल दिखाएं, आइडिया शेयर करें, और विद द टाइम वो एक कंपटीशन का माहौल डेवलप होता जाएगा। सो इट वाज अ पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, अ गुड न्यूज़ समहाउ हमने कहा आपसे शेयर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम लेंगे एक ब्रेक और कुछ ही देर में वापस आएंगे। टू एक्सप्रेसो। मौसम की जरा हमने आगाज में थोड़ी सी बात की थी, जरा डिटेल में बात कर लेते हैं कि मौसम का क्या हाल चल रहा है। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का एक और सिस्टम बरसने के लिए तैयार है। मॉनसून बारिशों का जो नया सिलसिला है आज से 5 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, और ये भी कि बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। और अगर बात करें समंदरी तूफान असना के असरात तो खत्म हो गए, लेकिन महकमे मौसमियात ने कराची में एक बार फिर से तेज बारिशों की पेश गोई भी कर दी है, और बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचाई हुई है ऑलरेडी। और पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों के हालिया सीजन में अब तक जान बहक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 31 हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि जख्मियों की तादाद 15 है। लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैलों के बायस कोयटा चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा हरनाई शाहराएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। कला सैफुल्लाह में मुतादिद मकानात और लोगों की जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो गई हैं, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन लोगों की जानें चली गई, नुकसान हुआ, उनसे उनके लिए बहुत सारी दुआएं और उनके लवाहिकीन के लिए बहुत सारी दुआएं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अगले आने वाले मौसम के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। एक पिक्चर तो आपके सामने रखी है, लेकिन डिटेल्स के लिए सरदार सरफराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़रा हम अपडेट्स ले लेते हैं। सरदार साहब, एक तो नक्शा हमने सामने रखा है, बट बीइंग प्रोफेशनल ज़रा हमें डिटेल्स बताइए, किस किस्म का ये स्पेल है, कितना हार्ड है, कितनी बारिशें हो सकती हैं, और कौन सा इलाका ज़्यादा इसके ज़ेरे असर रहेगा। आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इशू, दोबारा कनेक्ट करते हैं जी। हम एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि एक नया स्पेल एंटर होने को है। इससे पहले जिस स्पेल की प्रेडिक्शन की गई थी, मुझे लगता है कि वो स्पेल अपनी उस पूरी आबोताब के साथ है। खासतौर पे लाहौर के बारे में तो हम ओबियसली आई विटनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ दीगर इलाकों में भी, कराची वगैरह के बारे में भी खबरें आई हैं कि बारिशें अच्छी खासी हुई हैं। तो इस दफ़ा भी ये उम्मीद है कि ये ज़्यादा बारिश का बायस बन सकता है खासतौर पर। और वो जो एक साइक्लोन बना था वो भी अपने असरात दिखा कर गया, जिसके बारे में हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी थी कि क्यों बना है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो बड़ा अनयूजुअल था। 1-2% चांसेस होते हैं ऐसा एक सिस्टम बनने के, वो बना और वो बरसा, और उसने फिर अपने असरात भी दिखाई, आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद अब जो सूरत हाल, वैसे ये बाबूसर टॉप है आई बिलीव, है ना, ये बाबूसर टॉप जो हाँ बर्फबारी हुई है पहली सीजन की, वो मनाजिर है। और इसके अलावा भी इमरान, बारिशें जिस तरह से बरस रही हैं, बहुत सारा नुकसान, बलूचिस्तान में बहुत सारा नुकसान हुआ है, इंटीरियर सिंध में भी बारिशों से। वैसे अगर बहुत ज्यादा मौसम सख्त ना हो तो हाउ रोमांटिक इट लुक्स ना, जबरदस्त लगता है ना, कितना प्यारा लग रहा है। सरदार साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सवाल वही है, हमने एक नक्शा तो सामने रखा है, एक समरी रखी है, लेकिन जरा टेक्निकली हमें बताइए ये स्पेल कितना जोरदार हो सकता है, और कौन से इलाके हैं जो इसके जेरे असर आ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना कोई बहुत लंबा स्पेल नहीं है ये, कुछ एरियाज के लिए 2 दिन और कुछ एरियाज के लिए 3 दिन पर मुश्तमिल होगा। और इसमें अगेन जो जी सरदार साहब, राजस्थान, झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट और का जो दूसरा इलाका है,
स्पेल का असर हमारी टेलीफोन लाइन पे तो पहले ही आ रहा है, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है। सरदार साहब सुन पा रहे हैं? कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं। इट्स रिकनेक्टिंग एक्चुअली। ओके, हम दोबारा कोशिश करेंगे बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल। सरदार साहब कह रहे हैं कि कुछ इलाकों पे है, मैं वैसे क्लियरली सुन नहीं पाया उन्होंने किन इलाकों का जिक्र किया, लेकिन कुछ इलाकों के बारे में उन्होंने कहा है कि इसके ज़ेरे असर आएंगे, और वैसे हमने बताया तो है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन किन इलाकों में क्या होने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और आज से ये जो 5 सितंबर तक का सिलसिला है जारी रहने वाला, ये भी शदीद होने वाला है। इस हवाले से भी अलर्ट्स पहले से जारी कर दिए गए हैं और बता दिया गया है जो हालिया सीजन में ऑलरेडी नुकसान हुए हैं उसके हवाले से भी जो PDMA है उसने बता दिया है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बारिश होनी है, सिंध का भी बताया जा रहा है। तो ये जो नया स्पेल है ओवरऑल पूरे मुल्क को ही इमरान किसी न किसी अच्छा, हमने देखा है कि जो सड़कें हैं खास तौर पे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज को जाती हुई सड़कें, बहुत सारा कटाव उनके अंदर आ जाता है, जो दरिया के साथ के इलाके। और अब तो जब से सोशल मीडिया आम हुआ है ना, ऐसी वीडियोस आती है दिल दहला देने वाली। कल भी मैं देख रहा था ये लोलू सर टॉप से एक गाड़ी को कुछ लोग एक्सीडेंटेड कार थी निकाल रहे थे और नीलम के अंदर एक गाड़ी डूबती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, ये हमारे लिए कुछ हद तक इसमें इबरत और सबक भी होता है कि जब मौसम चैलेंजिंग हो ना, जब ऐसी सूरत हाल बन रही है तो आप ट्रैवल करने से अवॉइड करें। कुछ लोग न सिर्फ इसको एडवेंचर समझते हुए ट्रैवल करते हैं बल्कि फैमिलीज भी साथ ले जाते हैं। तो ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। आप कभी भी नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, नेचर को कभी चैलेंज मत कीजिए, एहतियात कीजिए। अच्छा लगता है ये मौसम अच्छा है, चलो बर्फबारी हो गई हम भी देखने चले, लेकिन पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी कार की हियत है, उस सब देख के आपको फैसला करना चाहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं अगर कहीं आपने जाना है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ हैं जो नशेबी इलाकों में के इफेक्ट ना करे ज़्यादा, उनको स्पेल बारिशें मुतवक्किल अगले 4-5 दिन। जी हाँ, हम चाह रहे थे सरदार सरफराज साहब से बात कर ले, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी के मसाइल थे, हम बात नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है वो हमने आपके सामने रख दिया, तो एहतियात कीजिएगा। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। दूसरे हिस्से में खुशामदीद, और अब कुछ बात करते हैं। हुंजा में बलखाते ट्रैक पर मैराथन का इनेकाद किया गया जिसमें 300 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर कैटेगरी की बात करें तो उस दौड़ में फैजान फैज ने पहली पोजीशन, खुशामदीन ने दूसरी, जबकि इकराम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 21 किलोमीटर जो दौड़ थी उसमें गैर मुल्की जो एथलीट थी एंजा मैट्रिड ने पहली पोजीशन, फ्लोरा ने दूसरी और हुमेरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि 10 किलोमीटर मर्द कैटेगरी में जुहेब शाहिद ने पहली, वकार अहमद ने दूसरी और उमर जमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और 10 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में निदा करीम ने पहली पोजीशन हासिल की, रुखसाना मरियम ने दूसरी और सजना करीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और इसी रेस में हिस्सा लेने वाली और जीतने वाली जो एथलीट हैं निदा करीम, वो हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी करेक्शन करते हैं, हुमेरा ने दूसरी पोजीशन ली थी और फ्लोरा ने तीसरी ली थी। ये जरा करेक्ट कर दें। हमारे साथ निदा है इस वक्त। निदा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हम सब बिल्कुल ठीक हैं जी। और आपकी परफॉर्मेंस देख के हम और भी अच्छे हो गए हैं, सुबह हमारी अच्छी हो गई है, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले हम जानते हैं क्योंकि एक मैराथन है, इसमें बड़ा स्टेमिना चाहिए, बड़ी तपस्या चाहिए, बड़ी आपको ट्रेनिंग चाहिए। हाउ इट स्टार्टेड, यहाँ तक कैसे पहुंची निदा? एग्जैक्टली, जब एथलीट में स्टेमिना ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने हुंजा मैराथन में पार्टिसिपेट किया था 10 किलोमीटर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और मैंने 57 मिनट में मैराथन कंप्लीट किया है। एक्चुअली मैं पाकिस्तान जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ 1500-800 मीटर की। अच्छा, वाह, यानी कि नेशनल लेवल पे भी आप इससे पहले कंटेस्ट कर चुकी हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट के अंदर आप जा चुकी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जूनियर चैंपियन हूँ। अच्छा, वाह। तो निदा, इस जर्नी का आगाज कहाँ से हुआ? कब से आप, जिस तरह से आप बता रही हैं कि नेशनल जूनियर चैंपियन हैं आप, कब से आप दौड़ रही हैं और किस तरह का रहा अभी तक का आपका सफर? अच्छा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हमारी ट्रेनिंग होती है रेगुलर में, इंटरवर्सिटीज भी खेलती हूँ। इंटरवर्सिटीज में भी मेरी मेडल्स हैं और मैंने फर्स्ट अटक में नेशनल चैंपियनशिप खेला था। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पे भी खेलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चैंपियन रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह मेहनत करूंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या एज कैटेगरीज होती हैं? जैसे आपने कहा कि जूनियर चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया, एज कैटेगरीज होती हैं, और अगर एज कैटेगरीज होती हैं तो आप किस कैटेगरी में खेलती हैं?
अच्छा, मैं यूथ में खेला था, फिर मैंने अभी जूनियर चैंपियनशिप भी खेला है। तो एज कैटेगरी में अंडर 19, अंडर 14 के होते हैं, फिर सीनियर्स के होते हैं। अभी तो मैं जूनियर खेल रही हूँ। चले, तो एक तो हमें ये पता लग गया कि हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी है उसकी तेज तरीन लड़की से बात कर रहे हैं। ये है तो हमें पता लग गया। दैट्स प्रीटी कूल। क्या आगे क्या प्लान्स है? ये तो नेशनल लेवल पे हो गया, कभी सोचा कि किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी मैराथन में जाएं? स्टेमिना तो आपका है, दौड़ तो आप रही हैं। इंशाल्लाह मैं, अल्लाह ने चाहा तो मैं ओलंपिक्स में जाऊंगी। मेरी ट्रेनिंग होती है, मेरे पर्सनल कोच है, मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे कोच दिया है, मेरी रेगुलर ट्रेनिंग होती है। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी टीम के साथ आई थी गिलगित। मैं एक्चुअली गिलगित से ही तो हूँ, लेकिन मैं टीम के साथ ये मैराथन के लिए आई थी। और हमने बहुत टफ था, लेकिन बस स्टेमिना होना, अगर एथलीट के अंदर स्टेमिना हो तो वो कुछ भी कर सकता है। फिटनेस लाजमी है, बहुत लाजमी। तो निदा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ आप पढ़ क्या रही हैं? आप स्टडीज़ में क्या कर रही हैं? आप बता रही हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं और वहीं से आप जो हैं वो आपने आगाज़ किया इसका, तो बताएं क्या पढ़ रही हैं आप? मैं फाइन आर्ट्स म्यूजिक की स्टूडेंट हूँ, म्यूजिक कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। डोंट टेल मी यू सिंग एज वेल। आप गाती भी हैं? जी, आप गाती भी हैं? यू सिंग? नहीं गाती नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, रुबाब, गिटार और हारमोनियम। आई विश आप हमें पहले बताती तो हम जरूर कहते आपसे कि हमें कुछ आप प्ले करके भी सुनाए। आई विश ऐसा होता, लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम विल हैव यू एन आर्टिस्ट। ओके, आपने हमारे स्टूडियो आना है। हमें तो अभी पता चला कि आप लाहौर में। तो आप हमें थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस के हवाले से बताइए। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी आपको, एक तो आई वुड अप्रिशिएट पंजाब यूनिवर्सिटी, पहले भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंटरनेशनली। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको सपोर्ट किया और आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, वो कैसी हो रही है, कौन करा रहा है और कितना टाइम आप रनिंग करते हो, कितना अपने आप को बिल्ड करने के लिए एफर्ट करते हो? अच्छा, मेरे यूनिवर्सिटी में मेरी ट्रेनिंग होती है रेगुलर, मतलब हम ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। जो एथलीट होता है वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। अगर 2 दिन भी अगर वो ट्रेनिंग छोड़ दे तो मतलब पूरा पिछले का ट्रेनिंग मतलब वेस्ट होता है। और मेरी ट्रेनिंग होती है रेगुलर बेस पे। मेरी फिटनेस 2 दिन मेरी फिटनेस होती है, 2 दिन मेरी जॉगिंग होती है, 2 दिन मेरी जिम होती है और मेरी 2 दिन मतलब मेरी रेगुलर ट्रेनिंग होती है। मेरी कोच जॉगिंग फॉर हाउ लॉन्ग? कितना दौड़ती हैं आप एक दिन में फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ट्रेनिंग? 40 to 50 मिनट रनिंग करती हूँ। 40 to 50 मिनट्स रनिंग करती हैं। ये ऑलमोस्ट कितना फासला बन जाता होगा जिस स्पीड से आप दौड़ते हैं? ये होता है 5 किलोमीटर। अच्छा, 5 किलोमीटर्स। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो निदा, मुझे ये बताएं कि जो 57 मिनट्स में आपने 10 किलोमीटर का जो आपका ट्रैक था वो आपने किया, क्या आपकी प्रैक्टिस भी यही थी कि 57 मिनट्स आपका टारगेट था? कितनी देर में आप कर पाएंगी? इससे ज़्यादा टाइम या इससे कम टाइम था? और जब आप गई हैं दौड़ने के लिए तो तब आपको 57 मिनट्स लगे? मैंने अभी लास्ट आज़ादी मैराथन लाहौर में हुआ था DHA में, मैंने फर्स्ट टाइम उधर पार्टिसिपेट किया था। मैं मतलब मैराथन मैंने फर्स्ट टाइम उधर पार्टिसिपेट किया था। मैं करती हूँ नेशनल खेलती हूँ 800, 1500, लेकिन मैराथन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। मेरी 2nd पोजीशन आई थी उधर भी लाहौर में। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे बोला कि गिलगित में भी मैराथन है तो आप उधर जाके पार्टिसिपेट करें, आप कर सकती है, आप में स्टेमिना है, आप ट्रेनिंग में हो। तो सर ने मुझे बहुत ज्यादा बकअप किया। तो अगर मैं स्टेज पे अपने कोच की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मतलब स्टेमिना, फिटनेस से भी ज्यादा मतलब प्लेयर का डाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो सोचती हूँ मतलब मेरे ख्याल से प्लेयर का ट्रेनिंग से मतलब ज्यादा 80% डाइट का होना जरूरी है। ये मेरा अगला सवाल था निदा कि एक मैराथन रनर के लिए क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? ट्रेनिंग के अलावा आप कह रही हैं डाइट, व्हाट टाइप ऑफ डाइट? अच्छा, डाइट में मतलब प्लेयर को आलू, अंडे बॉईल करके दूध पीना बहुत ज़रूरी है। मैं तो दिन में 6 अंडे खाती हूँ और दूध तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दलिया बना के, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, गिलगित में तो पता है ड्राई फ्रूट्स तो इतने ज़्यादा होते हैं, और फ्रेश फ्रूट्स, शेक्स वगैरह प्लेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका वेट गेन नहीं होता? ये तो हेल्दी तो है फूड, बट वेट गेन के भी तो इससे इम्कानात होते हैं, वेट गेन होने के। जी,
मैंने कहा इससे वेट गेन होने के इम्कान भी तो होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स का बर्न कर आप ले कह रही रही हैं अपनी हैं। कैलोरीज भाग भाग के। वेट गेन तब होता है जब एथलीट मतलब इतना सारा कुछ खा के डाइट करके ट्रेनिंग ना करे। जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो डाइट मतलब वेट गेन नहीं होती। अच्छा, चलें, एक दो में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्विकली तमाम ऐसे लोग जो कि आपको देख रहे हैं, खासतौर पे द गर्ल्स आउट देयर हु माइट बी थिंकिंग यार निदा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, इतनी छोटी सी लड़की है और वो मैराथन न सिर्फ दौड़ रही है बल्कि जीत भी रही है, तो आप उनको कुछ कहना चाहो, अपने एज फेलोज को, अपने क्लास फेलोज को, अपने फॉलोअर्स को, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से? मतलब खवातीन में मतलब बहुत टैलेंट है, लेकिन ऐसे मतलब घरों से सपोर्ट नहीं मिलती उनको। वो चाहते हैं कि खेलें। मतलब मैं तो सबको इनवाइट करती हूँ कि वो आए, मतलब गेम में अपना हिस्सा ले ले, अपना नाम कमाए और पाकिस्तान का नाम कमाए। चलें, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। जब भी लाहौर आए यहाँ पे आना है और हम एज अ म्यूजिशियन आपको बुलाएंगे। अब एज मैराथन रनर तो आप आ ही चुकी हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर निदा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बेस्ट विशेस आपके कोचेस, आपके पेरेंट्स के लिए भी हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ऑफ कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों का मदर इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोग उससे पढ़ के गए हैं। तो ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट से आपकी मुलाकात हमने कराई। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज में हमने क्रिकेट की बात की थी और आपको बताया था कि डिटेल में भी बात करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम कि क्या खेला है अभी तक 3 दिन के खेल जो हमारा चल रहा था सीरीज में। पाकिस्तान के 274 रन के जवाब में जी बांग्लादेश की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई थी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे दिन का जो इब्तदाई पहला घंटा था वो बांग्लादेश के लिए इंतहाई खौफनाक साबित हुआ और 26 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और उस वक्त सूरत हाल कुछ और लग रही थी। फिर जनाब आ गए लिटन दास और मेहदी हसन और उन्होंने बांग्लादेश की जो लड़खड़ाती इनिंग्स की थी उसको सहारा दिया, टीम को फॉलो ऑन से बचाकर 7वीं विकेट पर 165 रन की शिराकत की। लिटन 138 और मेहदी 78 रन बनाकर आउट हुए। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने कल तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल कर ली, जबकि मीर हमजा और सलमान अली आगा ने 2-2 विकेटें हासिल की। तीसरे दिन के खेल के बारे में आपको बता रहे हैं कि उसके इख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 9 रन पर 2 विकेटें गंवाई थी। जी बिल्कुल, अभी 43 रन पाकिस्तान ने बना लिए रिपोर्टेडली। अगर हम लाइव मनाजिर भी कुछ पॉसिबल है तो दिखा दीजिए। और 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के बहरहाल आउट हैं और उनमें से एक टेल एंडर है। पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि कामयाब नहीं हुआ, तो 2 विकेटें गिर गई। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट के ऊपर खासतौर पे बड़ा ज़बरदस्त उनका ओपिनियन है एंड यू लाइक हिज ओपिनियन एज वेल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। वेलकम अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपने हमें ज्वाइन किया। मैच तो आपने देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इब्तदा में अच्छा परफॉर्म करके बाद में आप ये जो एक लैप्स आ जाता है या कोलैप्स कर जाते हैं आप, या वैसा नहीं कर सकते, उसको विनिंग मोमेंटम को जारी नहीं रख सकते, इट्स अ माइंडसेट। और इसके ऊपर पाकिस्तान में कभी काम ही नहीं हुआ। हमने बहुत ज़्यादा ये एपिसोड्स देखी हैं कि शुरू में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि टेस्ट मैच के अंदर 26 पे 6 बंदे आपने घर भेज दिए और फिर आपने उसी टीम के अगेंस्ट 250 प्लस रन बनवा दिए। तो ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल में? व्हाई डज इट हैपन ऑलवेज विद अस? इमरान, सुबह खैर आपको और हिना दोनों को। थैंक यू। और उम्मीद है कि आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो दिन है ना, वो कुछ आजकल अच्छे चल नहीं रहे। ये कहानी आज नहीं, आज तो पिंडी में दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन है। यहाँ तो कहानी कल आपने देखा कि थोड़ी देर के लिए तो पाकिस्तानी कौम फिर एकदम से जज्बाती हो गई कि 26 पे 6, लेकिन फिर लिटन कुमार दास और मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह की बैटिंग की तो फिर पाकिस्तान के चिरागों में लग रहा था कि रोशनी नहीं रही। तो मेरे ख्याल में ये कहानी पाकिस्तान की, अगर आप देखें पिछले साल जब हम एशिया कप खेल रहे थे तो एशिया कप में पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं खेली। फिर वनडे वर्ल्ड कप आया भारत में, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। हम ऑस्ट्रेलिया गए, शान मसूद की कप्तानी में 3-0 टेस्ट सीरीज हार गए। बाबर आजम को हमने कप्तानी से हटा दिया। हम न्यूजीलैंड गए, हम 4-1 T20 सीरीज न्यूजीलैंड से हार गए। अमेरिका में वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल में शायद किसी को यकीन नहीं आएगा कि अमेरिका वो मुल्क है जहां पर क्रिकेट को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस टीम से भी हार गया। अब होम ग्राउंड पर हमने एक और तारीख रकम की, हम बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच हार गए। तो इमरान और है ना, मैं कुछ अरसे पहले तक जब लोग कहते थे ना क्रिकेट भी हॉकी की तरह अब बहुत नीचे जा रहा है, तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब तवातुर के साथ जिस तरह पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है,
मेरे ख्याल में अब कहीं ना कहीं हमारे इस क्रिकेटिंग सिस्टम में खराबी है। पाकिस्तान की वो क्रिकेट लेगेसी जिसने 92 वर्ल्ड कप जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को उनके मुल्कों में जाके हराया। हमने अपने ग्राउंड में तो लोगों को जीतने नहीं दिया। लेकिन आज बांग्लादेश जैसी टीम हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। पहला टेस्ट मैच जीत कर उन्होंने तारीख रकम की, अब सीरीज जीतने की पोजीशन में आ गए। क्योंकि इस टेस्ट मैच की पाकिस्तान की जो भी परफॉर्मेंस रहे, इमरान एक और चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि कल इस्लामाबाद पिंडी में बारिश की पेशेंगोई है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि लास्ट डे का खेल जो है वो बारिश से मुतासिर हो सकता है। लिहाजा अब हमें दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है। आई थिंक सीरीज तो मुझे ऐसा लगता है जैसी आप सिचुएशन बता रहे हैं हमारे हाथ से निकलती नजर आती है और एक और तारीख रकम होने को है कि न सिर्फ बांग्लादेश मैच जीता बल्कि सीरीज भी जीता। एक लेकिन अच्छा एडिशन इसमें खुरम की सूरत में भी हुआ। खुरम शहजाद जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पहल एक फाइफर किया और 6 विकेटें हासिल की। उन्होंने कहा था कि हमारी बैटिंग में इतना दम है, वो इस बात पे मुझसे थे मैच के बाद बात कर रहे थे। थोड़ी सी उनकी आप एक साउंड बाइट हमारे पास मौजूद है। खुरम क्या कह रहे थे ज़रा सुनिए और फिर इस पर मजीद बात भी करते हैं। खुरम तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए अपनी इनफैक्ट हमारी बैटिंग को लेकर। अपनी बैटिंग तो उनकी नहीं चली, इस पे क्या कहेंगे भट्टी साहब? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट है, टेस्ट मैच जीत तो सकता है, लेकिन इस टीम ने हमें इतने दुख दिए हैं कि अब कुछ उम्मीदें लगाना इस टीम से, फिर सोचें कि ऐसा ना कि हमारी उम्मीदें टूट जाएं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, सीरीज को लेवल करे। देखिए इमरान, मसला पता कहाँ हुआ? मसला पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त हुआ जब प्लेयर बड़े हो गए, इदारा कमजोर हो गया। एज इंस्टीट्यूशन हमने देखा पीसीबी को प्लेयर्स अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाते रहे। उसकी वजह से ये प्लेयर जिस लीग में चाहते थे पीसीबी से एनओसी मांग लेते थे, जिस लीग में चाहते थे वो चले जाते थे, और जब वो चाहते थे, आरिफ रऊफ की हमारे पास मिसाल है, पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे तेज फास्ट बॉलर है, उसने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। हसनैन कहाँ चला गया? हैदराबाद से ताल्लुक था, इतनी तेज वो बॉलिंग करता था, हसनैन भी गायब हो गया। तो मतलब हमने अपनी क्रिकेट को प्लेयर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया ना। 4 डे क्रिकेट तो कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था। अब ये देखें, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा या साइम अयूब, सऊद शकील, ये वो प्लेयर हैं जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, 4 डे क्रिकेट खेलते रहे। आज आप देखें पाकिस्तान टीम के लिए अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम हार तो रहे, मजीद हार से हमें डरना नहीं चाहिए। अपने जो यंगस्टर हैं उनको मौका देना चाहिए। लेकिन इस सेकंड टेस्ट मैच में इमरान और ना एक और चीज अगर हम नोट करें, हमारी स्पिन बॉलिंग की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। इस टेस्ट मैच में हम अबरार की बहुत ज्यादा पिछले कई महीनों से बात करते रहे कि भाई अबरार को खिला नहीं रहे। कल उन्होंने 31 ओवर करवाए, वो 83 रन दिए, ले सके और बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से स्पिनर लगे। तो मेरे ख्याल हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो बड़े दिमाग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें स्पिन बॉलिंग की तलाश में भी जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आने वाली है अक्टूबर। हाँ, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी भट्टी साहब के ये तो सीरीज समझो जिस तरह से इमरान ने कहा कि लग नहीं रहा कि हमारे हाथ में जाती नजर आ रही है, तो अगला इम्तिहान हमारा समझ लें अंग्रेजी का पर्चा है। इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है उसमें क्या तब्दीलियां देखना चाहेंगे आप? क्या कारकर्दगी अंग्रेजी का पर्चा और बाबर आजम ने देना है? हाँ, तो फिर बताएं क्या होना है। देखिए, इमरान ने तो जवाब दे दिया कि अंग्रेजी का पर्चा और बाबर आजम ने जवाब दे दिया, तो फिर तो आप इनकार ही सकते। तो लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारी फिर भी उम्मीदें भी हैं और हमारी होप भी है। देखिए, हमारे पास एंटरटेनमेंट नहीं है। न्यूज चैनल अगर आप 1-2 घंटे देख लें तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसी की खबरें आती हैं महंगाई के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के बारे में लोग तासुरात देते हैं, तो फिर बंदा टेंशन में आ जाता है। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान की कौम को जोड़ती थी, खुशियां भी देती थी। अब इस खेल को बचाने के लिए आपने सबने मिलके कुछ फैसले करने। देखिए, हमारा इसमें मीडिया का भी कसूर है। हमारे कुछ मीडिया के दोस्त
सब नहीं, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। तो सहाफी कम है, तर्जुमान ज्यादा है। एक अच्छी परफॉर्मेंस पर कहेंगे जी क्या किंग बाबर ने परफॉर्मेंस दे दी। भाई किंग बाबर को वैसे ही पैसे मिलते जैसे इमरान और हैना ये जब मॉडल शो करते हैं, इनको भी इनके शो का मुआवजा मिलता है। तो बाबर ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दे दिया। बाबर तो पाकिस्तान का सेलिब्रिटी है, उनको रेड कारपेट मिलता है, मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की वजह से। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर तो मेरा ख्याल में ये सारी चीजें बेकार हैं। तो इस खेल को बचाने के लिए मेरा ख्याल में अब सबने कुछ फैसला करके, लेकिन आप जो कि यू आर वन ऑफ द वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट वी हैव, सीनियर जर्नलिस्ट, हमें थोड़ा सा बताइए जो क्रिकेट बोर्ड और खासतौर पे मोहसिन नकवी जो इतना ज्यादा पुरुम्मीद हमें नजर आते हैं और जब भी प्रेस टॉक में आते हैं, इवन उन्होंने तो कहा कि मैं कीप माय वर्ड्स कि मैं क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा, कुछ ऐसा हो रहा है इंटरनली आपके इल्म में है? कुछ ऐसे इक़दामात इंटरनली चल रहे हो जिसकी बेस पे हम कहें कि कल इसके नताइज बेहतर आएंगे, कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए इमरान, अगर आपको याद हो, थोड़ा पहले लेके चला जाऊं, फिर ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पे मेरी और आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाए। जब नया पाकिस्तान बन रहा था जी, तो ये भी एक नारा लगा था कि अब हम पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को ला रहे हैं। आप देखिएगा 2 साल बाद पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह एक दुनिया की बहुत बड़ी क्रिकेटिंग टीम बन जाएगी और हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर आएंगे। आज हमारी क्रिकेट का हाल देखें, वो तो मेरा ख्याल में गैलेस्पी को ले तो आए हम, क्यूरेटर भी आ गए ऑस्ट्रेलियन, मेरे ख्याल में प्लेयर्स रखे हैं। तो मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि करना चाहते हैं, अच्छा सोच भी रहे, लेकिन उनको जो बता रहा है बंदा कि भाई एक चैंपियंस कप करवाने से पाकिस्तान की टीम 6-8 महीने में दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो माजी में नजम सेठी, जका अशरफ, शहरियार खान और रमीज राजा, इन सब के दाएं बाएं बैठे होते थे। आज ये लोग मोहसिन नकवी साहब के भी दाएं बाएं बैठे होते हैं। लेकिन मैं बार बार कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मोहसिन नकवी साहब को अपने मुशीरों पर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन मुझे मोहसिन नकवी की नीयत पे शक नहीं है, जिस तरह वो अच्छे काम कर रहे हैं, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपनी अदाओं पर भी गौर करना होगा। कि मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं कि अभी हमने फखर जमान को एनओसी देकर वेस्ट इंडीज भेज दिया। 1 या 2 मैच खेले थे कि हमने फखर जमान को फिर कहा कि भैया पाकिस्तान वापस आ जाए, आपने फैसलाबाद में 10 तारीख से चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, उसमें हिस्सा लेना है। अरे भाई, अगर आपने चैंपियंस कप में उसको पार्टिसिपेट करवाना था तो आपने एनओसी क्यों जारी की? और अगर प्लेयर्स को आप उनको आप ज़हनी तौर पे इतना मुतजलजल रखेंगे, इतना डिस्टर्ब रखेंगे कि वो कहीं अपना जिस चीज़ पे भी करे फोकस करके तो खेले। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल ठीक है बड़ी साहब, टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा और जिस तरह की बातें आपने की कि नीयत कोई शक नहीं है, लेकिन अमली तौर पर शायद जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर बात नीयत की है तो फिर तो सारा मुल्क ही ठीक हो जाएगा। शहबाज साहब की नीयत भी बहुत अच्छी है कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाए, इकोनॉमी ठीक हो जाए, हो नहीं सकती, प्रैक्टिकल इक़दाम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। सो क्रिकेट का भी यही हाल है और बहुत बुरा हाल है। अगर इस वक्त इसको ना संभाला गया तो आने वाला वक्त और भी बुरा है। आपने तो वैसे ही अंग्रेजी का पर्चा कह दिया इंग्लैंड टूर को कि अंग्रेजी का पर्चा है, बाबर ने देना है। नताइज आपके सामने, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, मौसम का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे कुछ मसाइल भी आ जाते हैं, कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, कुछ स्किन की बीमारियां भी आ जाती हैं, काफ़ी हद तक मसले बढ़ जाते हैं बारिश के बाद, क्योंकि हवा में नमी आ जाती है, उसकी वजह से, तेज़ धूप की वजह से और गर्द गुबार की वजह से जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहती है। ख़ास तौर पर ये जो बरसात का मौसम है, किस किस्म के मसाइल आते हैं यूजुअली? बीइंग फीमेल बताइए। रैशेज होते हैं अगर तेज धूप है। इसके अलावा जो एक्ने के मसाइल हैं वो इमरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्किन आपकी ड्राई नहीं रहती है, हवा में ऑलरेडी नमी होती है, उसकी वजह से ये मसले जो है जनाब वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में इसके साथ साथ एक्जिमा के मसाइल आ जाते हैं। ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से भी बहुत सारे जो मसले हैं ना वो भी सामने आते हैं, क्योंकि इस वेदर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो आज इसी टॉपिक को हमने इसीलिए रखा क्योंकि ये इन सब मसाइल से हर कोई दो चार है आजकल के मौसम में, तो क्यों ना इस पर बात की जाए और कैसे हम अपनी जल्द को महफूज रख सकते हैं
और किस तरीके से जो बढ़ते हुए मसाइल हैं इनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर अभी हमने बात करनी है। डॉक्टर मदिया हमारे साथ है, स्टैटिक फिजिशियन है, उनसे ज़रा राय लेते हैं, पूछते हैं, हमारे स्टूडियोज में भी आ चुकी हैं, आप इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मुफ्त में लेते रहते हैं हमसे। देखिए कैसी कंसल्टेंसी हम फ्री में आपको करवाते हैं विदाउट एनी फी। हाँ, मदिया हमारे साथ हैं। वेलकम मदिया, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आप बताएं आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, यू लुक ग्रेट। सबसे पहले हमें बताइए कि जितने मसाइल का हमने जिक्र किया, क्या ये मसाइल सारे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, क्या कुछ ऐसा भी है जिसको हमने मेंशन नहीं किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पर तो यही लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि बारिश के मौसम में जो नमी पैदा होती है वो हमारी जल्द के लिए हिफाजती किरदार अदा कर रही होती है, पर इसका बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव रोल नहीं, और अपने साथ ये बहुत सारे इन्फेक्शंस कैरी करती है। और मानसून के सीजन में हमारे लिए हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा तवज्जो की जरूरत होती है, एंड आई थिंक अगर हम उसे वो दे दें तो अल्टीमेटली हम कभी भी इन्फेक्शंस कॉज ही ना करें, तो एक प्रिवेंशन मोड के अंदर हम चले जाते हैं। सो बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एक्ने देख रहे होते हैं, स्किन रैशेस देख रहे होते हैं। एक मेजर शिफ्ट हम देखते हैं, पेशेंट्स जो है इसके साथ ओपीडी में प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक्जिमा के फ्लेयर अप्स देखते हैं, इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या जिन्हें एक्सेसिव स्वेट का मसला होता है उनमें हम बैड स्मेल के केसेस देखते हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और लो सेल्फ एस्टीम के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें तो डॉक्टर मदिया मुझे बताएं कि इसका क्योर क्या है, इसके लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर है जो अपना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है, इजीली एक्सेसिबल हो जो? जी अच्छा, एक्चुअली पता है क्या है, जो सिनेरियो है वो कुछ यूं है कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो इसमें जो ह्यूमिड और डैम्प कंडीशंस होती है ना, वो एक बड़ा ही फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं ग्रोथ के लिए। और आपको पता है मौसम ऐसा है, बारिशें हो रही हैं, हम भीग जाते हैं या गीले हो जाते हैं, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। तो उसकी वजह से अगर हम अपनी बॉडी के स्पेशली स्किन फोल्स वाले एरिया को अगर ड्राई रख सकें, या फिर हम लोग लूज क्लोथिंग करें, फिटेड क्लोथ्स ना पहने, और जो है ब्रीदेबल फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाए, तो वो सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए एज ए प्रिवेंटिव मोड जो है वो काम करती हैं। और ये है कि अगर आपके स्वेटी पॉकेट्स हैं, जैसे कि आर्मपिट्स हैं या ग्रोइन रीजन है, आप अगर उन्हें लाइक जहां भी आपको स्वेट की एक्यूमुलेशन लगती है, जैसे लोग सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन बिटवीन द टोज हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ जाती है, तो फिर अगर सॉक्स का इस्तेमाल ना किया जाए या फिर ऐसे शूज का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे जूतों का इस्तेमाल किया जाए जिनमें एयर सर्कुलेशन को जो प्रमोट कर रही हो, ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक एज ए प्रिवेंटिव मोड करते हैं। इसमें स्किन हाइजीन का भी बड़ा रोल होता है कि आपको अपनी स्किन की बहुत केयर करनी पड़ती है। ओवरऑल मैं फेशियल स्किन की बात नहीं कर रही, बॉडी स्किन की भी बात कर रही हूँ। आपको अगर लाइक एटलीस्ट वंस अ डे तो आपको शावर लेना चाहिए, और उसके अलावा आपको अपनी बॉडी को ड्राई रखना चाहिए। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो उस केस के अंदर भी आपको अपनी बॉडी को फिल फॉर ड्राई कर देना चाहिए, या जैसे अगर आप पॉसिबल है तो अपने कपड़े बदल लें तो वो दैट वुड बी मोर बेटर, ताकि आप मजीद उन फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ग्रोथ को प्रमोट ना होने दें। अच्छा, तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमिडिटी एंड जो ये डैम्प एनवायरनमेंट है यही उसके लिए एक ब्रीदिंग जो है वो सोर्स बन रही है। तो सेम गोज फॉर द स्किन, फेशियल स्किन। अगर जिस तरह से मैंने अभी बात की थी कि एक्ने के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं और उसमें यूजुअली रीजन यही कंसिडर की जाती है कि भाई क्योंकि हवा में नमी है उसकी वजह से ये जो मसला है वो उभर के सामने आ रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा हम इन्फ्लेमेटरी एक्ने के केसेस देखते भी हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी पेनफुल रेड कलर्ड एक्ने हम देख रहे होते हैं, पेशेंट इसके साथ बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली आपको स्किन केयर को एक फॉलो करना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिकली बारिश के मौसम के लिए ही हम समझते हैं कि अगर आप उसे कर लें तो एट द एंड ऑफ द डे आप अदर देन गोइंग टू अ कंसल्टेंट और अ स्पेशलिस्ट लाइक यू, कुछ और मेजर्स ऐसे हैं जो अपने लाइफस्टाइल में लाके या अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसके अंदर लाके हम थोड़ा सा अपने आप को बचा सकें? बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ना डॉक्टर्स के पास जाना, तो उनके लिए कोई मशवरा दें प्लीज। बिल्कुल, मैं जी, अगर आप कुछ ये चंद तदाबीर ले लें या इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास तो कम से कम पहुंचना नहीं पड़ेगा। तो स्किन केयर के अंदर अगर आप एटलीस्ट जो है फोमी क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें ताकि डर्ट और जो स्वेट है उससे वो रिमूव कर सके, आप कम से कम ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग करें। एक्सफोलिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी अपनी चॉइस, आप केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जाना चाहते हैं लाइक विद एसिड्स, या फिर आप अगर जेंटली स्क्रबिंग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट वुड हेल्प टू
इसके अलावा आप अपनी रूटीन में डाइट का इंटेक अच्छा कर सकते हैं और डाइटरी चेंजेस ला सकते हैं, वाटर इंटेक अच्छी कर सकते हैं। जो आपकी है लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम के अंदर, और जो नॉन कोमिडोजेनिक हो, नॉन एक्ने कॉजिंग, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बहुत ही लाइट वेट होते हैं और आपकी कोमिडोन्स की या एक्ने की प्रिवेंशन करते हैं। इसके अलावा सनस्क्रीन का बहुत अहम किरदार है यहाँ पे। मिनिमम SPF 30 सनस्क्रीन तो इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अगर किसी कंसल्टेंट से नहीं भी मिलना चाह रहे, किसी डॉक्टर की कोई एडवाइस नहीं भी लेना चाह रहे, तो भी अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते, दैट वुड बी लाइक काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग विद अस। बड़ी की बातें आपने और इम्पॉर्टेंट बातें आपने की हैं जो लोगों को डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। एक तो ये कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, एक बैलेंस रहे, क्योंकि इट्स मेड ऑफ वाटर, तो काफ़ी हेल्प करता है। और विद दैट अगर आप सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल करें तो भी आपकी स्किन को, और फिर अगर टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो वी हैव डॉक्टर्स लाइक मदिया जिनके पास आप जाके कंसल्ट भी कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करें कि इस मसले का हल क्या है। बहरहाल जी, एक ऐसा मौजू है जिस पर ऑफ एंड ऑन हम बात करते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन आपको याद दहानी कराते रहते हैं कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इतना ड्राई फील कर रहे हैं कि वी नीड अ तड़का, और वो तड़का म्यूजिक का होना चाहिए। वी आर रेडी फॉर दैट। आप भी तैयार हो? ब्रेक के बाद आए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि हमने कहा, देखिए हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, मतलब हम रोडी राठौर थोड़ी हैं, हम तो कभी कभी नहीं भी करते, लेकिन अक्सर कोशिश करते हैं कि जो कमिटमेंट करे वो पूरी करें। हमने कहा कि म्यूजिक का तड़का लगाएंगे तो लगाएंगे, और एक डिफरेंट वे में लगाएंगे। हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद है, तालिया खालिद इनका नाम है, ब्यूटीफुल नेम, और उसके साथ साथ जो ये काम करी है बड़ा यूनिक है। शी इज़ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, वायलिन बजाती हैं। आपने इससे पहले मेल्स को तो देखा होगा, हमने वैसे इंट्रोड्यूस कराए हैं कुछ लोग, फीमेल वायलिनिस्ट बहुत कम है, शायद यही इनकी वजह इंतखाब भी है इस इंस्ट्रूमेंट को इंतखाब करने की, कि बहुत कम लोग करते हैं। हम इनसे ये भी जानेंगे ये कब से बजा रही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी आपको सुनाएंगे ताकि वो जो थोड़ा वादा है हमारा और वफा हो जाए। सो राइट नाउ विद अस तालिया हमारे साथ है, आप विजुअल्स में भी इनको देख रहे हैं। वेलकम टू यू। I'm good. How are you? How's this journey going, भाई? कैसा चल रहा है? It is nice. आपने ये क्यों इंतखाब कर लिया कि मुझे वायलिन बजाना है? यूजुअली गर्ल्स के हाथ में गिटार तो हमने देखा है, बट वायलिन बहुत कम लोग हैं गर्ल्स में जो बजाते हैं। So why वायलिन? मेरे आइडियल थे यानी Ludovico, Samuel, Western artists, international artists. So I decided to choose the violin for myself. Because I think मैंने इसको बहुत टाइम दिया था जब I joined the institute. पहले मैंने चेक किया what should I play first, because music मेरा पैशन था. I checked piano, I checked guitar, even the drums. But मुझे violin सुन के जो सुकून और पीस मिला, I thought. But first come, why music? I mean, why music ही क्यों आपने ऑप्ट करना था? जब म्यूजिक में कुछ नहीं पता था तो आप बायोलॉजी की तरफ भी जा सकती थी, आप इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन म्यूजिक में ही आप फिर क्यों सॉर्ट आउट कर रहे थे? I don't know, मुझे लगता था कि बचपन से I can understand the सारे गामा पादा नीसा, which nobody can, and it's a big thing. You think so is in like your gene or something? Yes, it's kind of. Yes. Sort of. So मुझे लगा घर पे नहीं, हाँ म्यूजिक के हवाले से काफ़ी लोग हमारे घर में आर्टिस्ट ज़रूर हैं, but not like very relevant to the music only. They were also like artists regarding their art galleries and the other things. So I think मेरे में आर्टिस्ट छुपा हुआ था कहीं, तो मुझे म्यूजिक में ही निकालना था। And one thing more, जब आप देख रहे थे कि अच्छा मैं फ्लूट लूँ, मैं पियानो लूँ, मैं गिटार लूँ, ये कैसे आया? फिर कोई सीन सामने आया, कोई मेलोडी सुनी? What inspired you? Yes, मेलोडी सुनी। मेरे सर कफ़ायत है जिनसे मैंने ये सीखा, मास्टर कफ़ायत हुसैन। अब वो फोत हो गए हैं, लेकिन 1 साल हुआ उनको भी, तो लेकिन मैंने अपने 6 to 8 months उनके साथ निकाले, जिसमें उन्होंने सिर्फ मेरी पोजिशनिंग की और मुझे सारे गामा पादा नीसा का बेसिक नॉलेज दी, जो कि मेरे लिए बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग थी कि मैं कही थी मुझे कोई सुर नहीं आता अभी तक, बिल्कुल म्यूजिक नहीं आता। ही जस्ट टीच मी के कैसे आपने पहले सारे गामा पादा नीसा भी आना, then to the music. So एक violinist के लिए I've heard the most important thing is the position, the way you keep it. Yes. कैसे रखते हैं जरा बताइए? It's like, you know. Okay. It's like बिल्कुल ऊपर भी होना चाहिए। आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करें, हाँ ठीक है। बिल्कुल ऊपर भी नहीं होना चाहिए कि आपको कैमरे से आपको दिखे नहीं और पोजीशन आपकी खराब, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। Okay. This thing is for the chin rest. Okay. You need to put your chin over here. You like this. Okay. Like this, and then you can just put a bow. आप लगे हाथों आप हमें कुछ हाँ पकड़ लिया है तो कुछ सुना भी दें प्लीज। ओह नाइस, वाओ दैट वाज नाइस। वो कहते हैं ना इस धुनों से दिल के तार छीनने वाली ये तो वैसे ही दिल पे बहुत लगता है। तो कितना अर्सा हो गया आपको लर्न करते? It's been 1 year. Learning phase, right? 1 year. Yes, I am on the beginner phase. कितने अरसे में आपको लगता है कि? I think it never ends. It never ends.
आप म्यूजिक सीखते जाओ there are always the new things you're gonna get. I hope people know about the Yanni, a big artist who's the music composer as well. वो violinist को इकट्ठे करता है from all the world. Then pianists, the cellos, from everywhere. And maybe the people would know how he is still learning, and he is like about 72 and 80 years old, and still he is composing the music. Okay. So I guess it never ends. The journey never ends. Exactly. अच्छा आप मुझे बताएं तालिया कि अभी 1 साल से आपने बताया कि आप सीख रही है, 1 साल कितना चैलेंजिंग रहा इसको लेके सीखने के लिए? बहुत चैलेंजिंग। क्या हर्डल्स आई वो भी शेयर करें। बहुत चैलेंजिंग। आई गेस ऑब्स्टेकल्स ऐसे थे कि मेरे बाबा वाज नेवर रेडी। Okay. कि म्यूजिक why not something else, and I tried my best कि मैं बस किसी तरह घुस जाऊँ इस फील्ड में, मैं अपना कुछ कर लूँ, कुछ बन जाऊँ, and then I just made the performance like on the Friday, I guess Thursday or Friday in Alhambra. That was the first performance of violinists on the stage, like with the big group. No, there's just a big group. It was an orchestra. Alright. ठीक है? So orchestra में फिर everybody plays in the group. So that was my first performance, and my father was so proud of me, and I just told him I'm coming over here. So he was like, wow, you should go. You should go. I was like, okay, now you're happy. Now you're proud of me. So it was a hell of a journey. ये जो institutions हैं जैसे NCA है या अलहमरा है, कितना अच्छा रोल ये प्ले कर रहे हैं आपके ख्याल में to promote artists like you? देखें, अलहमरा is doing the best job. मेरा ख्याल है they have the financial, जो हमारे वो लेते हैं financially fees, they are pretty less, which everybody can afford. If you wouldn't mind, I could just tell in the details कि it's just 1,000 rupees per month, and 4 to 6 is the timings. अपनी बेसिक सीखनी है ना तो यहाँ से सीखो. Like from the masters are those where you respect the masters, and masters respect their students. They never respect the fees and the other stuff. So if you want to have something, learn something, passion है, do it. Do something with the nice people, with the nice crew. So I guess Alhambra has. अच्छा, ये बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, जैसे आपके फादर के माइंड में था कि वाई म्यूजिक, आप बिजनेस पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, कल बैंकिंग में चली जाओ, बैंकिंग पढ़ लो. जब आप म्यूजिक में एडमिशन लेते हो या कोई लेना चाहता है तो उसको किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए आपके ख्याल में? बिकॉज यू बीइंग द स्टूडेंट आई थिंक हैव अ बेटर आइडिया नाउ. तो उसको क्या कहोगे आप? I completed my business administration. First I agreed my father, and then father agreed on mine. So it was a compromise debate. So that is why I'm here, and I also learned then from musicology. मैं बगैर notes के नहीं बजा सकती. Like notes होने चाहिए आपके सामने, तो I can just play it. Is that difficult? I mean, मुझे तो कभी समझ नहीं आता वो जो आपको आता है अभी आना शुरू हो गया? हाँ, नोट्स देख के मुझे लगता है मैं जुबानी नहीं बजा सकती, मुझे बहुत मसला होता है. मुझे लगता है कि मेरे सामने स्टैंड होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, then I can just read it out. चलें, गुड हो गया. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. इट वाज हर फर्स्ट टीवी अपीयरेंस, तो थोड़ा सा हम इनको ये भी कह रहे थे कि इजी होकर रिलैक्स होकर करें. बहुत अच्छा लगा. सो गुड डेज आर हियर. स्टेज पे परफॉर्म कर लिया, टीवी पे आ गई, तो आई होप योर पेरेंट्स आर मोर हैप्पी नाउ. जाते जाते हमें कुछ सुनाइए, फिर हम क्लोज करेंगे. I'm gonna play Never on Sunday. Okay. It's a western music, western rhythm, so I'm gonna play that. चलो. मैंने ऑर्केस्ट्रा में भी परफॉर्म किया. Alright. Wow. Great. So I hope आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी तालिया की. Once again thanking तालिया. I hope ये म्यूजिक का टच भी आपको अच्छा लगा होगा. इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. May you gonna have a good day. हमारी दुआ है. और इसके साथ जाए हम. जी हाँ, हम चलते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे कल. अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.